गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। आई होप कि आपको कल का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वीडियो को फिर से देखें और उसके बाद ही आज का वीडियो देखें। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, और हम ये जानते ही हैं कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी के अंदर होता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलते हैं उसे हम यूरिन कहते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा ये कंप्लीट होता है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इसकी फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, ये फिल्ट्रेशन मतलब छानना, ब्लड को फिल्टर करना, रुधिर को छानना। तो ये प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में कंप्लीट होती है। मैंने आपको कल भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाया था। अभी आपको बता दूं, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है, ये वाला पार्ट नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, ये वाला जो भाग है, इसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मींस ब्लड को छाना जाता है। ब्लड फिल्टर होके बाउमन्स कैप्सूल में एंटर करता है, और बाउमन्स कैप्सूल है ये। इस ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जो फिल्ट्रेट है, जो छना हुआ उत्सर्जित पदार्थ है, वो इस बाउमन्स कैप्सूल में एंटर करता है। अब ये यहाँ फिल्टर कैसे होता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा फिल्टर होता है? इसके लिए एक प्रेशर लगता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है वो मैंने आपको कल भी बताया था। ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर अधिक होता है और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है। तो जो ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ पर, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है बजाय इसके एग्जिट के, तो यहाँ एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से ये ब्लड फिल्टर होता है। और चूँकि ब्लड का अपना वॉल्यूम है, उसमें लगने वाले प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जिसके द्वारा ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होके ये आता है बाउमन्स कैप्सूल में, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, छना हुआ उत्सर्जी पदार्थ। अब ये जो फिल्ट्रेट है उसमें बहुत सारे पदार्थ छनते हैं, लेकिन यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें सेल्स का फिल्ट्रेशन नहीं होता। जो सेल्स हैं और जो बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो भी ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, जबकि जो कैपिलरीज़ हैं उनमें जो पोर हैं उनका साइज़ छोटा होता है। तो इसलिए ब्लड सेल्स और जो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो विद इन कैपिलरीज़ ही रह जाते हैं, इन कैपिलरीज़ में ही रह जाते हैं। और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फ़िल्टर हो जाते हैं। कई जैसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट है, वाटर है, हार्मोन्स हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, वो भी फ़िल्टर होके इस फिल्ट्रेट में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट। तो इसकी प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे कि उनका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सेकंड प्रोसेस हमारा होता है। लेकिन हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है यूरिन फॉर्मेशन में, वो है फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को यहाँ पर छाना जाता है। तो इसमें 2 ऑब्स्टेकल हैं, मीन्स 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फर्स्ट तो इसमें होता है कैपिलरीज़ की मेम्ब्रेन, ये जो कैपिलरीज़ हैं उनकी मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर होता है। और दूसरा ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, इसकी यहाँ जो फर्स्ट ये मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा भी ब्लड को फिल्टर होना
होता है। तो इसकी जो एपिथेलियम होती है, कैपिलरीज और बाउमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है वो बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। और ये जो बाउमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है यह स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, जो सिंगल सेलुलर लेयर होती है जिसके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। चूँकि ये सिंगल सेलुलर लेयर होती है इसलिए इजी होता है ब्लड का फिल्टर होना। तो जो फिल्ट्रेट है वो इन कैपिलरीज से बाउमन्स कैप्सूल में एंटर किया है। बाउमन्स कैप्सूल में यहाँ ये प्रवेश कर गया है। एक प्रेशर मैंने आपको बताया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके द्वारा यह फिल्टर हुआ है और ये बाउमन्स कैप्सूल में एंटर कर गया है। तो ये तो हमारा पॉइंट हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद वाला जो पॉइंट है वो है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड हमारा पॉइंट है रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट हमारा पॉइंट था फिल्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीनों पॉइंट हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो आपको तीनों पॉइंट लिखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट है रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड पॉइंट है सिक्रेशन। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को एक एक को एक्सप्लेन आपको करना होगा विद डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है, फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर हो चुका है और जो फिल्ट्रेट है वो बाउमन्स कैप्सूल में एंटर कर चुका है। अब रीएब्जॉर्प्शन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, री मीन्स फिर से, एब्जॉर्प्शन यानी फिर से उसको अवशोषित करना। जो पदार्थ यूजफुल हैं लेकिन वो फिल्टर हो चुके हैं, वो बाउमन्स कैप्सूल में एंटर हो चुके हैं, लेकिन अगर वो यूजफुल हैं तो उनको वापस ब्लड में लाना ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। जो यूजफुल पदार्थ हैं, जो उपयोगी पदार्थ हैं, उनको फिर से ब्लड के अंदर अवशोषित करना कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। और ये जो रीएब्जॉर्प्शन के सब्सटेंसेस हैं, मीन्स कौन कौन से पदार्थों का रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ये है ग्लूकोज हैं, कुछ साल्ट्स हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। इन पदार्थों को फिर से पीसीटी से इनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। पीसीटी मैंने आपको कल बताया था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो बाउमन्स कैप्सूल के आगे वाला भाग होता है उसे हम पीसीटी कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं, पीसीटी ये कहाँ स्थित होती है। ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करूं, ये है बाउमन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी और इतना ये है जो लूप, यू शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इस पीसीटी में कंप्लीट होती है। ये वाला जो पार्ट है पीसीटी इसमें कंप्लीट होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें से जो एक्सक्रीटरी जो जिनका एक्सक्रीशन हो चुका है, जो फिल्ट्रेट में आ चुके हैं, उन यूजफुल सब्सटेंसेस का फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है। और कहाँ होगा रीएब्जॉर्प्शन? ये जो कैपिलरी का नेटवर्क देख रहे हैं, जो ब्लड कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क बना हुआ है, जाल जैसी संरचना, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इन कैपिलरीज में उन यूजफुल सब्सटेंसेस को पीसीटी से फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि वो यूरिन में प्रवेश ना करें, ताकि वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर ना जा पाएँ। हम देखते हैं जो ग्लूकोज है वो भी एक यूजफुल सब्सटेंस है बॉडी के लिए। तो जो ग्लूकोज है उसका भी यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ का टेस्ट है वो यूरिन के द्वारा यूरिन में कितना ग्लूकोज आ रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ जो यूरिन में ग्लूकोज आता है, वो अगर बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता, कुछ अमाउंट तक ही उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन में उसका एक्सक्रीशन होता है। तो यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इट मीन्स कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है।
तो इस तरह से जो ग्लूकोज है उसका टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन में आ रहा है तो इट मीन्स कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, चूँकि उसका कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसका रीएब्जॉर्प्शन बॉडी नहीं करती क्योंकि वो अधिक मात्रा में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो रीएब्जॉर्प्शन की लोकेशन है वो अलग अलग होती है। मींस जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हैं वहाँ से अलग अलग टाइप का रीएब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहले अपन पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन को देखते हैं। पीसीटी से आप यहाँ देख रहे हैं, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का जो अर्ली पार्ट होता है वहाँ से कौन कौन से सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहाँ से ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी से, क्योंकि ग्लूकोज एक इम्पॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस होती है। लेकिन अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में तो उसका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अमीनो एसिड्स का भी 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाइकार्बोनेट्स हैं उनका 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा सोडियम और क्लोराइड है उसका ये अलग अलग आपको परसेंटेज दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शंस है उसमें ये जो 80 है ये है एंजियोटेंसिन हार्मोन होता है। ये एंजियोटेंसिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन में। एंजियोटेंसिन है, इसको रेनिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट से ये बनता है। तो ये रेनिन के कंट्रोल में इसका निर्माण होता है, और यह जो है फिर रीअब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करता है। किस किस के रीअब्जॉर्प्शन को? ये सोडियम, वाटर आदि के बाइकार्बोनेट्स आदि के रीअब्जॉर्प्शन को ये कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली हम यूँ कह सकते हैं, चूँकि ये जो सारे यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं ये ब्लड का भाग बनाते हैं, ब्लड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ये कंट्रोल करते हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एंजियोटेंसिन है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो भाग है वो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमने लूप ऑफ हेनले पढ़ा है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके दो लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स नीचे जाता हुआ लूप, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। चूँकि डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के परमिएबल होता है, तो वहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने से जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन बन रहा है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक मीन्स जिस यूरिन में वाटर की अमाउंट कम हो, वाटर की मात्रा कम हो, उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। तो चूँकि डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के परमिएबल होता है, वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, उसमें वाटर के अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के परमिएबल नहीं होता, बल्कि असेंडिंग लिम्ब में से ये जो सॉल्ट हैं, सोडियम और क्लोराइड, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसलिए लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग पार्ट है वहाँ पर यूरिन स्लाइटली हाइपोटोनिक हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस तरह से जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट है और डिसेंडिंग पार्ट, दोनों की परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। फिर हम देखते हैं कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है डीसीटी, ये जो डीसीटी है वो भी सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। ये सोडियम और क्लोराइड के लिए एक्सक्यूज़ मी, सोडियम और क्लोराइड के लिए परमिएबल होता है, वहाँ भी सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ एक हार्मोन देख रहे हैं आप, पीटीएच, दैट इज़ प्रोथोरेसिक हार्मोन। ये जो पीटीएच है ये भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन ये करता है। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल के द्वारा इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, और मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ही इनकी लोकेशन होती है, जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने को ये कंट्रोल
करता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन का सिक्रीशन। सिक्रीशन मीन्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करना, कुछ ना कुछ स्रावित करना। तो सिक्रीशन वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, बल्कि जैसे कि टॉक्सिन है, तो जो टॉक्सिन है उनको डायरेक्टली ब्लड से डायरेक्टली फटाफट उनको जो यूरिन बन रहा है वहाँ उनको सीक्रेट करना होता है, ताकि वो बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा पाए। तो ये जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन के प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये सिक्रीशन होता है इस डीसीटी में। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इस डीसीटी में डायरेक्टली कुछ पदार्थों को डायरेक्टली ही सिक्रीट कर दिया जाता है, फिर ये यूरिन का भाग बन जाते हैं और इस तरह से ये फिर पहुंचते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। ये है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से होके यूरिन ये है किडनी से ये बाहर जाता है। तो इस सिक्रीशन में यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें आपको सिक्रीशन में दिख रहा है, यहाँ डायरेक्टली कुछ ड्रग्स हैं जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली इस डीसीटी में कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है अपना एक्सक्रीशन। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट यूरिन फॉर्मेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है तो उसको करना होता है एक्सक्रीट, मीन्स उत्सर्जित बॉडी से उसको बाहर करना होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो यूरिन यहाँ बना है वो आया है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ ये प्रवेश किया है। इस कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है वो जाता है माइनर कैलिसेस में, माइनर कैलिसेस से वो मेजर कैलिक्स में जाता है। मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था। और मेजर कैलिक्स से ये जाता है पेल्विस में, और पेल्विस से ये जाता है यूरिन यूरेटर में, और यूरेटर से अल्टीमेटली जाकर ये कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्शन का काम होता है, यूरिन वहाँ पर स्टोर्ड रहता है और फिर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किडनी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। उन हार्मोन्स में इंक्लूड है, फर्स्ट हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन। जो इरिथ्रोपोएटिन है वो नाम से हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है, इरिथ्रो मीन्स ये रिलेटेड है आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोपोएटिन मीन्स जो आरबीसी का निर्माण करता हो। तो जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है वो हाइपोक्सिया कंडीशन जब हो जाती है, हाइपोक्सिया मीन्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तब इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन किडनी के द्वारा किया जाता है, जो आरबीसी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, आरबीसी जो हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है कैल्सिट्रियोल। ये जो हार्मोन है ये है विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म है, और ये भी किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को ये बढ़ाता है। मीन्स इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन के द्वारा कैल्शियम का अधिक एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम और फॉस्फेट का अधिक एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन हमारा है रेनिन, जिसकी हमने अभी पहले बात भी की है। जो रेनिन हार्मोन है वो एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन लेवल को ये कंट्रोल करता है, और अल्टीमेटली ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मीन्स अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर भी कम होगा। ब्लड का प्रेशर कम होता है तब ये रेनिन सिक्रीट होता है, और ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे सोडियम और ये जो सॉल्ट है इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। तो इस तरह से इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसकी मैं बात करूँ, ADS, दैट इज़ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन।
ये जो एडीएच हार्मोन है ये एक्सक्रीशन के लिए मीन्स किडनीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो किडनी पर वर्क करता है। एडीएच सिक्रीट किया जाता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें इसका स्टोरेज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुद के द्वारा ये बनाया नहीं जाता है, बल्कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर्ड होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये इसका सिक्रीशन होता है एडीएच हार्मोन का, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है वो डीसीटी, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों पे ये एक्ट करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडीएच कहाँ एक्ट करता है, किसके द्वारा सिक्रीशन इसका होता है, कहाँ ये स्टोर्ड रहता है, किसके द्वारा ये बनाया जाता है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एडीएच कहाँ एक्ट करता है? एडीएच इस डीसीटी और इस कलेक्टिंग डक्ट पे ये एक्ट करता है, और ज़्यादा एफिशिएंटली अगर हम कहें तो ये डीसीटी पे एक्ट करता है। अगर आपको ऑप्शन में कलेक्टिंग डक्ट नहीं मिले तो केवल आप डीसीटी करेंगे, डीसीटी पे ये एक्ट करता है। और कैसे एक्ट करता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। एंटी डायूरेटिक मीन्स जो वाटर के अमाउंट को कम करे, एंटी उसके अगेंस्ट। तो हम इसका सीधे शब्दों में अगर इसका वर्क अगर हम कहें तो ये यूरिन में वाटर के अमाउंट को कम करता है। मीन्स जो डीसीटी है वहाँ से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। मीन्स यूरिन में वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं सॉरी अमाउंट, यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। मीन्स डीसीटी से ही वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। तो यह फंक्शन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। जब बॉडी में वाटर की कमी होती है तो एडीएच का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। और जब बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है एडीएच का सिक्रीशन कम होता है। मीन्स एडीएच जो है वो डीसीटी से कम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर यूरिन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। उस यूरिन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, जिस यूरिन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्ट उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें कम प्रेजेंट हो, उस यूरिन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। वो कम एडीएच के होने से होता है। तो एडीएच का इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट किया है यूरिन फॉर्मेशन, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।